हमारे जमाने में उसमें कहते भाई एक जाबिर सवार और एक वागी सवार, जिसके पास इल्म है, जिसके पास टेक्निक्स हैं। एक भोचरों वाला घोड़ा नुकरा बड़ा मशहूर हुआ, जिसको उन्होंने सोने का ताज उस जमाने में पहनाया अपने घोड़े को। एक नाम जिसने लोगों को एक नया अंदाज दिया। मुझे आज भी याद है, वो मुझे बराल के अंदर कहता है वहां भचरा ने, इसका दूसरा नाम भी है। मैंने कहा क्या नाम है? घोड़ों का कब्रिस्तान। जो हमारी फील्ड में पहला कैरावाइन आया था वो पीर इब्रार हुसैन शाह साहब लेके आए थे। जो हमने सुना है कि पहला कैरावाइन वो पीर साहब का था। एक दिन जो काठी जिस रंग की डालते थे, दूसरे दिन दूसरे कलर की होती थी, तीसरे दिन तीसरे कलर की होती थी। और बड़े बड़े मशहूर घोड़े आज भी उस घर में शियन नस्ल के घोड़े हैं, मोरना नस्ल के घोड़े हैं। तो वो साईं असगर सुल्तान साहब का वो कहते हैं ना बीज लगाया हुआ है। पूरा साल वेट करते कि ये सरगोदा मंडी लगेगी या मियां अली लगेगी, मैं एग्जांपल एक बात कर रहा हूँ, या फैसलाबाद मंडी लगी, तो लोग उसके इंतजार में होते थे कि हमने जाना है यार, वो मेला करना है। उस जमाने में जो थी ना दाद जो थी, वो अच्छे घोड़े और अच्छे सवार को ज्यादा मिलती थी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बखैर औफियत होंगे। मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जैसा कि हमारा पहला एपिसोड सैयद अवैस अली वास्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। घुड़सवारी से लेकर कहाँ पे ये गए, पहला मेला, वो तमाम चीज़ें पहले एपिसोड में मौजूद है। आज का जो एपिसोड है ये बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें हम उन लेजेंड्स का जिक्र करने जा रहे हैं जो हमारे दौर से पहले थे और बहुत से आज के दौर के लोग जो हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो हम शाह साहब को खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने अगेन वक्त दिया। कौन से लेजेंड्स आपको आपके शुरुआत में मिले, जिनके साथ आपको भागने का मौका मिला या जिनको देखने का मौका मिला? एहसान भाई, इसको ऐसे कह लें कि एंड ऑफ द गोल्डन ईरा। जी हाँ। मेरी जिंदगी में मेरे से कई सारे सीनियर्स भी अभी भी दौड़ रहे हैं, कई सारे एक्सपीरियंस राइडर्स भी हैं, मेरे से बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा तजुर्बा है उनका। लेकिन मेरे हिसाब में जो 90s का दौर था, शायद लोग डिफर करें मेरे साथ, लेकिन मेरे हिसाब में जो 90s की नेजाबाजी थी, ये 90s में जो लोग दौड़ते थे, उसको मैं अपने हिसाब में अपनी मेमोरीज के अंदर जो है मैं उसको गोल्डन ईरा कहता हूं। वो शौकीन, वो घोड़ों का मयार, वो नेजाबाजियों का मयार, वो मेले, वो मंडियां, वो महफिलें, वो रौनकें, वो हासी खेड़, वो अब नहीं है, वो गुजर गए हैं। उस जमाने में जो जो लेजेंड्स थे वो थे जो अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर आगे आए हुए थे। ठीक है, आपको चीजों की जरूरत पड़ती है जिंदगी में आगे आने के लिए, लेकिन वो मेजॉरिटी ऐसे थे, वो नाम या वो शख्स या वो मिसाल जिनकी हम देते हैं आज बैठ के, दे वर नॉट ट्रेंड फॉलोवर्स, दे वर ट्रेंड सेटर्स, जिन्होंने ट्रेंड सेट किया और उन्होंने अपने जिंदगी में जो कुछ करके दे दिया या दिखा दिया आवाम को, आज तक हम लोग शायद उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। सर, कौन से लेजेंड्स थे जिनके साथ आप भागे या कभी आपकी एंट्री हुई उनके साथ? मुझे जैसे वो कहा कि गोल्डन ईरा में मेरी एंट्री थी और वो उसका इख्तिताम था और मेरे शौक का वो आगाज का टाइम था। तो लकीली काफी अच्छे लोगों से, घरानों से ताल्लुक बन गया था, जिसकी वजह से वो इन डेप्थ में आप चले गए, इजीली चले गए। तो सबसे पहला जो मेरा ताल्लुक बना नेजाबाजी में, वो बंदयाल फैमिली के साथ बना। हाजी मलिक समीउल्लाह बंदयाल मेरा प्यारा भाई है, उसके साथ बना, और हारून बंदयाल और भाई फारूक के साथ फिर उनके साथ दौड़ने का मौका मिला। उस टाइम उन हमारे अंकल मलक फतेह शेर बंदयाल हयात थे और उनके साथ काफी सफरों पे इकट्ठा फिरने का, अक्सर मेला मंडियों पे साथ टाइम बड़ा गुजरा, काफी कुछ सीखने का। जब आप सीनियर के साथ होते हैं वैसे ही आप काफी चीजें सीखते हैं। तो मलक फतेह शेर बंदयाल साहब को मैंने दौड़ते हुए तो नहीं देखा। अच्छा। मैंने वीडियोस में देखा, मेरे पास वीडियोस आज भी मेरे पास सेफ हैं। भाई फारूक ने मेहरबानी की जो मुझे कुछ अपने उसमें से दिया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ वो दिखाते हैं। इंशाल्लाह वो भी अपने आपके थ्रू जो है वो पब्लिक तक हम जो है वो आम करेंगे। तो उसके अंदर जो उनका स्टाइल था वो बड़ी दिलेरी के साथ दौड़ना, मैंने जो देखा और जो उनसे सीखने को मिला, वो उनका एक कॉन्सेप्ट ऑफ, क्योंकि जितने भी आप लेजेंड्स के साथ बैठते हैं हर एक अपना कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरीज अपने होती हैं,
और जिसके अंदर जो चीजें आप उनसे सीखते हैं वो आपने, मुझे आज भी याद है, मैं नूरपुर थल जो है वो पर आप मुकाबले में आड़ी परताड़ी पे लगा था, तो मैं घोड़े पे चढ़ने लगा, तो मलक फतेह शेर बंदयाल साहब को मैं गया, मैं कहा जी मैं जान लग गया, तो दुआ करो। उन्होंने कहा सांग इंज नहीं फड़नी, सांग ऐसे पकड़नी है। मतलब जो उन्होंने मुझे बताई वो मैंने शायद एक आधे बंदे को आगे कन्वे किए, तो उसकी काफी जीते बनी उस थ्योरी की वजह से। तो वो चीजें ऐसी जब बंदा देखता है या जैसे बंदों के साथ रहता है तो सीखता ही है। और आपको पता है दुनिया में नॉलेज तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती, हर स्टेप के ऊपर बंदा सीख रहा होता है। और मलक फतेह शेर बंदयाल साहब का जो सबसे बड़ा एजाज था ना, पुराने जमाने में जो शाहीन क्लब था ना, बाबा शाह सुल्तान साहब की हयात के तौर तक और उसके काफी अरसे बाद तक भी हमने देखा, जो शाहीन को ओपन होती थी वो बेस्ट टीम ओपन करती थी और बेस्ट शाहीन का सवार ओपन करता था। अच्छा। तो उस जमाने में मलक फतेह शेर बंदयाल साहब जो थे वो शाहीन को ओपन करते थे, जो हमने सुना या जो हमने जाना। तो वो क्योंकि तकड़े सवार थे, किले के भी और बैठने के भी और बैठक शटक भी सोनी थी, तो वो शाहीन को ओपन किया करते थे। तो वो उनकी एक जो है वो खासियत में से था। सरू लाड़ा साहब और मलिक खुदायार बच्चर साहब, इनके बारे में आपका क्या कहना है? कैसे सवार थे, क्या क्या सीखने को मिला? ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सरू लाड़ा नो डाउट वाज द बेस्ट स्टाइलिश स्टार अपने जमाने का, उस जैसा स्टाइलिश सवार कोई नहीं था। वो बहुत खूबसूरत दौड़ता रहा सारी जिंदगी, किले का भी तकड़ा था और स्टाइलिश अपने दौर का स्टाइलिश सवार था। मलक खुदायार बच्चर साहब जो हैं वो हकीकी तौर पे जिसको कहते हैं ना उस्ताद आजम, उस्तादों के उस्ताद, मेरे वो उस्ताद भी हैं, मैं उनका शागिर्द भी हूं। उनकी मेहरबानी है कि वो शफकत फरमाते हैं, कुछ बताया, कोई इल्म दिया, उन्होंने सिखाया काफी चीजें जो है। मलक खुदायार बच्चर साहब जो है वो हमारे जमाने में, आजकल तो लोग इस चीज को पता नहीं जान में रखते नहीं रखते, हमारे जमाने में उसमें कहते भाई एक जाबिर सवार और एक वागी सवार, जिसके पास इल्म है, जिसके पास टेक्निक्स हैं। तो मलक खुदायार साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, वागी सवार। वाह। मलक साहब से कोई ऐसी बात आपको सीखने को मिली हो जो अभी तक आपको याद है कि यार उन्होंने मुझे ये बताया था? कई सारी चीजें, मतलब कोई अगर जब उस्ताद आपको इल्म देता है और अगर आप उसको समेट के रखना चाहें तो वो आपको भूल नहीं सकता, और फिर आपकी वो एक आम रूटीन में यूज होने वाला। घोड़े से रिलेटेड काफी ऐसी चीजें हैं जो मलक साहब ने बताई हैं, जिनको आज भी हमें याद हैं, और आज भी अगर कभी भूलने लगते हैं तो हम रेफर कर लेते हैं मलक साहब को। लेकिन मलक साहब बहुत स्टाइलिश सवार, छोटी रकाबों में बाहर निकल के भाग जाना वो कोई सवारगी नहीं है। मतलब जो पुराने लोग हैं वो इस चीज को समझते होंगे, आजकल के न्यू जनरेशन के लिए शायद अभी ये शायद जानते भी हो, लेकिन मलक खुदायार बच्चर साहब की वीडियोस, घोड़ा बनाना, घोड़े को समझना और घोड़े को उसके मुताबिक जो है प्रेजेंट करना, वो मलक खुदायार बच्चर साहब का एक अपना हमेशा एक अनोखा पान रहा है। सरगोदे मंडी पे वो मलक खुदायार अपने घोड़े पे चढ़े हुए थे, तो वो घोड़े को उठाते थे सिरे से, तो वो एक दफा उठाया, घोड़ा नहीं उठा। वाकया तो फिर वो कहते हैं जो इतने लिजेंड्स होते हैं तो उनके इतने घोड़े गुजरे होते हैं, और एक से एक वाकया और बड़ी बड़ी जो हमने सुनी है अपने उस्तादों से या बाकी जो शौकीन उस जमाने के थे। मतलब चीजें होती, कुछ चीजें आप लाइव देख रहे होते हैं, कुछ चीजें आप क्योंकि उस इसका हिस्सा होते हैं ग्राउंड पे, तो आपको कुछ चीजें सुनते हैं, कुछ चीजें समझते हैं। तो उसमें से वो ये है कि जी उन्होंने एक दफा घोड़ा उठाया तो वो घोड़ा रोक लिया, जो आम लोग जो बैठे थे वो देखते रहे। तो फिर उन्होंने घोड़ा उठाया, फिर घोड़ा को 3-4 दफा घोड़ा उठाया तो वो घोड़ा रोक के वापस ले जाते थे। अच्छा। तो 5वीं दफा या 4थी दफा उन्होंने घोड़ा दौड़ाया तो घोड़ा वो सही दौड़ा, तो उन्होंने दौड़ाया, किला शिला मारा। तो घोड़ा जब लेके वापस आए तो कई सारे भाई शौकीन थे, उन्होंने पूछा मलक साहब घोड़ा तो पहली भी वारी उठदा सी, तुसी उठाया फिर डाक लेता, दूसरी वारी भी उठदा सी उठाया डाक लेता, तीसरी वारी उठदा सी उठाया, तो चौथी वारी तुसी उठाया, घोड़ा दौड़ पड़ा, तुसी दौड़ा देता। उन्होंने आख्या भाई मैं घोड़ा उठाता था अपनी मर्जी से, घोड़ा दूसरी खब्बी लात पे उठता था। अच्छा। तो मैं रोक लेता था, वो जिस टाइम मैंने उठाया वो सज्जी लात पे दौड़ा तो मैंने घोड़े को दौड़ाया।
वाह। तो सवारी का एक हुनर है, सवार की समझ है, इसमें आप उनका एक्सपीरियंस समझ लें कि वो हम लोग तो सिरे पे जाके बेहोश हो जाते हैं, लोगों को अपनी पड़ी होती है ऐसे ही है, कि ये किसको कितना रहेगा कि घोड़ा मेरा राइट लेग पे इसने जंप के लिए है या लेफ्ट के लेफ्ट लिए के है। लिए। तो वो उनकी समझ थी, वो उनकी हुनर था कि वो जब घोड़े को उठाते थे तो उनको पता लग जाता है घोड़ा गलत लात पे जा रहा है, तो वो रोक लेते थे। तो फिर वो जब राइट पे आया तो फिर उन्होंने घोड़े को दौड़ाया और अपना राउंड पूरा किया। शाह जी, उस दौर के दो बड़े अहम नाम लेजेंड सवार थे, फतेह खान बच्चर साहब और अमानुल्लाह बच्चर साहब, इनके बारे में आप क्या कहना चाहें? नो डाउट मलक अमानुल्लाह भच्चर एक मिसाल, एक नाम जिसने लोगों को एक नया अंदाज दिया। आज जो हमारी फील्ड के अंदर जो सेक्शन सिरे पे जुड़ती है, या घोड़ों के रंग जोड़ने या सेटिंग बनानी या घोड़ों को ले जाना सिरे पे जिगजैग करके, ये सब जो है ये क्रेडिट जो है मलक अमानुल्लाह भच्चर साहब को जाता है। वो शख्सियत जिसने ये सबके लिए आम किया, जिसने एक अंदाज नया किया। मलक अमानुल्लाह भच्चर साहब के साथ मुझे एजाज हासिल है दौड़ने का भी जी। मैं उनके साथ दौड़ता भी रहा हूँ और अपने आप में एक कहते हैं ना, एक उसका अल्फाज का चुनाव मेरे पास शायद अच्छा ही ना हो, लेकिन खुद एक गुलदस्ता थे और अपने नॉलेज के वो अपने बादशाह थे और बड़ी विनर सवार थे। मतलब मलक अमानुल्लाह भच्चर साहब के बारे में जो मशहूर था कि टीम को प्रेजेंट करना, टीम को जोड़ना, सवारों को जोड़ना, घोड़ों को जोड़ना और फिर विनिंग, तो ये सारी चीजें पूरी करके फिर वो जोड़ना। और अमानुल्लाह भच्चर साहब के साथ कई सारे रिलेटेड चीजें हैं। अच्छा। और अपने वक्त का बहुत बड़ा सरदार था और उनका एक बड़ा मशहूर घोड़ा जो काफी अरसा लोगों को अभी भी याद है, कई सारे जो पुराने किंग ऑफ द हॉर्सेस सावा रंग का घोड़ा था, वो बड़ा मशहूर घोड़ा, उनका सिरे पे वो बैठता था और बड़ा चालबाज घोड़ा था। इसी तरह मतलब मलक फतेह खान बच्चर हमारे भाई फौत हो गए थे, कुछ अरसा उनके साथ भी एक दो मेलों में इत्तेफाक हुआ दौड़ने का इकट्ठे। तो वो भी क्योंकि भच्चर फैमिली के अंदर जितने भी भच्चर साहबान थे, मलक उमर हयात भच्चर साहब, मलक अमानुल्लाह भच्चर, मलक खुदायार भच्चर, मलक फतेह खान भच्चर, मलक जान खान भच्चर साहब अच्छे बड़े सरदार भी थे और शौकीन लोग थे और ये सारे घरों में घोड़े रहे हैं। मलक जान खान भच्चर साहब जो है वो हसन अली खिच्ची के शागिर्द थे। अच्छा। हसन अली खिच्ची साहब जो थे वो हमारे वक्त से तो पहले गुजर गए, लेकिन जो सीनियर अमानुल्लाह भच्चर भी हसन अली खिच्ची के शागिर्द थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और हसन अली खिच्ची के बारे में जो अक्सर हमने वहां पे सुना ना भी, वो कहता था वहां से कंधार तक जावा हर किलोमीटर उत्ते एक वाग दसा। वाह वाह। तो वो इस इतने हुनर के वो जो हमने सुनते आए, मेरा इत्तेफाक तो नहीं हुआ मिलने का, लेकिन क्योंकि अपने सीनियर से सुना है तो वो इस बात पे तस्दीक हम कर सकते हैं कि हमने अपने सीनियर से सुना है। तो मलक जान खान बड़े अच्छे शौकीन, बड़े अच्छे घोड़े रखने, भाई फतेह खान भच्चर अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, अच्छे तकड़े सवार, विनर सवार, मतलब अच्छे मजबूत घोड़े को दौड़ाने के लिए अच्छे सवार थे। दो नाम अगर भच्चर फैमिली का या जिक्र करें तो उमर भच्चर साहब और हाकिम खान भच्चर साहब, इनका भी जिक्र आता है, इनके बारे में भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। मलक उमर हयात भच्चर जो है वो दो भाई थे, मलक खिजर हयात भच्चर और मलक उमर हयात भच्चर। मलक उमर हयात भच्चर साहब बड़े अच्छे तकड़े सवार और बड़े अच्छे शौकीन, और मलक खिजर हयात भच्चर जो है वो उनके भाई थे, वो घोड़े पे नहीं बैठे, लेकिन मैंने जो देखा, मैंने इनको देखा, मलक खिजर हयात बहुत भारी बॉडी के बड़े स्टाइलिश सवार, बाहर निकल के दौड़ते थे। ठीक है। और अच्छे घोड़े, बड़े बड़े अच्छे। उनका एक भोचरों वाला घोड़ा नुकरा बड़ा मशहूर हुआ, जिसको उन्होंने सोने का ताज उस जमाने में पहनाया अपने घोड़े को। वो आज भी कई सारे भाई हमारे भोचरों वाला घोड़ा, उनको नुकरा याद होगा, जिसको बड़ा बड़ा घोड़ा, मैंने तो तस्वीरों में वो घोड़ा देखा था सोने के ताज के साथ। वो उन्होंने जी अपने घोड़े को सोने का ताज बनाया। और उनके साथ जो मलक खिजर हयात भच्चर थे, मलक खिजर हयात भच्चर मैंने बड़े कम शौकीन देखे हैं जो कुर्सी पे बैठ के शौकीन हो, पर उनको समझ हो कि मैंने क्या देखना और क्या करना। और वो उन्होंने अपने भाई के शौक के अंदर, मतलब खिजर हयात भच्चर साहब का बड़ा एफर्ट होता था, वो घोड़ों की सिलेक्शन, वो सवारों की सिलेक्शन,
सवार उस जमाने में सवार जो हैं वो चार्ज नहीं करते थे मेले का। ठीक है। वो उस टाइम ताल्लुक बेस पे दौड़ते थे। तो वो मलक खिजर यात जो है ना वो अपने भाई के लिए भागता दौड़ते ही रहते थे, सवार ले अच्छा। आना, सवार चेंज करने। हाँ। जो मलक हाकिम खान भच्चर हैं वो, उनको तो हम जो है, क्योंकि मेरे वक्त से बहुत पहले गुजर गए हैं, वो मलक खुदा यार भच्चर साहब के वालिद थे। और जो उनके बारे में बातें सुनी हैं, क्योंकि उन्हीं के शागिर्द भी हैं मलक खुदा यार भच्चर साहब। और जो उनका इल्म दिया हुआ मलक खुदा यार भच्चर साहब को, क्योंकि वो हमसे भी शेयर हुआ हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है जो चीजें हम जानते हैं उनके बारे में तो हम बता सकते हैं कि मतलब वो आउट ऑफ द वर्ल्ड बेशक टेक्निक्स काफी चीजें, और शौकीन इस किस्म के कि वो उनका एक वाकया है कि वो सरगोदे उनका घोड़ा, जानी घोड़ा था, मलक खुदा यार साहब ने हमें, हमारे उस्ताद ने हमें सुनाया कि वो घोड़ा गए थे, बाबा उस टाइम बूढ़े हो गए थे। तो वो मैं घोड़ा छोड़ा फेर के तो मैं उतरा हूं, तो वो नौकर को कहा कि घोड़ा जड़ा ना कोठी ते घेन वन। अच्छा जी। सरगोदे कोठी उनके साथ ही ग्राउंड के होती थी, तो उन्होंने कहा ले जाए कोठी के ऊपर। ठीक है। तो वो मतलब हाकिम खान ने कहा भी मेरा घोड़ा जो है ना दौड़ाना नहीं है, मेरा शौक पूरा हो गया, घोड़ा जो टुर गया ना ग्राउंड में से, मेरा रूह राजी हो गया, अब घोड़े को दौड़ाना या तकलीफ नहीं देनी, घोड़े को ले जाके बांध दो। क्या बात। तो इस लेवल के शौकीन और सवारगी में जो, क्योंकि हमें मलक खुदा यार साहब ने जो वाक़े या जो टेक्निक्स हमें बताई हैं वो सारी उन्होंने अपने वालिद से सीखी हैं, तो हमें दी हैं। बेशक बेशक। और उसके अंदर कई सारे उनके ऐसे वाक़यात हैं। इसी तरह मलक खुदा यार भच्चर साहब ने हमें सुनाया कि मैं एक दिन घोड़े ते चढ़ा ते सरगोदे ग्राउंड के साथ इनकी कोठी है, तो मैं ग्राउंड में जाने लगा तो बाबा मंजी पे बैठे थे। तो बाबा मैं तो पूछा भाई किधर जा रहा है, तो मैं दसिया कि जी घोड़ा दौड़ाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जाओ पर घोड़ा दौड़ेगा नहीं। अच्छा। तो मलक खुदा यार चले गए, जवानी का दौर था। मलक खुदा यार साहब बताते हैं कि वो सरगोदा ग्राउंड में मैं चला गया, मैं घोड़े के साथ लगा रहा, घोड़ा ना दौड़े, मैं घोड़े को उठाऊं घोड़ा ना उठे। अच्छा। आधा घंटा करके तो वो मैंने घोड़ा नौकर को दिया, तो नौकर लेके घर चला गया। तो मैं गड्डी में चढ़ गया। नौकर जब गया तो बाबा ने नौकर से पूछा, सुना? उसने कहा घोड़ा नहीं दौड़ा। तो मलक हाकिम खान ने घोड़ा अपने पास बुलाया, वल्लाह आलम जो भी किया उन्होंने घोड़े के साथ। उसके बाद मलक खुदा यार को कहा हाँ हुण जा घोड़ा दौड़ा, घोड़ा दौड़ेगा। मलक खुदा यार बताते हैं कि जी वो घोड़ा मैं लेके ग्राउंड में गया और मैंने दौड़ाया और घोड़ा दौड़ा। तो मतलब सवारगी क्या ये है कि एक अपना बंदा जो चरपाई पे बैठा है, उम्र दराज हो गई है, और उन्होंने बगैर घोड़े पे चढ़े अगर घोड़े को समझ लिया, घोड़े की तबीयत जांच ली, मतलब बात आप समझे ना, सवार की सवारगी और सवार का ज़हन और सोच कि अभी घोड़े पे चढ़े भी नहीं है, जाते हुए घोड़ा देखा और उसको बता दिया कि ये घोड़ा नहीं दौड़ेगा। साथ में आपको एक बात और मजेदार बना दे, जब मैं आया ना शौक के अंदर, तो मैं क्योंकि बरालों के साथ ताल्लुक है और बरालों का बंदयाला और भच्चरों के साथ आना जाने, क्योंकि मेजोरिटी इनके सवार यही होते थे, या उचकेरे में से होते थे तो या इधर से होते थे, तो बरालों के साथ ताल्लुक था। तो मैं बराला को बैठा थे, हम फिरते फराते वहां भचरा है, तो मैंने उधर, मुझे आज भी याद है, वो मुझे बराल कहना ये वहां भचरा ने इसका दूसरा नाम भी है। मैंने कहा क्या नाम है? घोड़ों का कब्रिस्तान। मैं कहा वो कैसे? उसने कहा पाकिस्तान का जो टॉप का जो सब तो चंगा घोड़ा होता है वहां ते आया और वहां ते मरया, फिर गया नहीं है कहीं। तो इतने बड़े बड़े शौकीन थे कि वो जो पाकिस्तान का उस टाइम का दौर का सबसे अच्छा घोड़ा होता था वो वहां भचरा होता था, और उसको वो वहीं पे रखते थे, और वो जब तक उसकी उम्र होती थी वो वहीं पे वफात पाता था घोड़ा। तो ये एक वहां भचरा की जो है ना एक दस्तान में एक ये भी है कि घोड़ों का कब्रिस्तान भी उसको कहते थे, तारीख है और बड़े बड़े घोड़े गुजरे हैं। इस जैसे आपको मैंने बताया भोचरा वाला घोड़ा मलक उमर यात ने बनाया, सावा किंग ऑफ द हॉर्सेस, जानी घोड़ा मलक खुदा यार का, फानूस घोड़ा, ताउस घोड़ा, बड़े बड़े घोड़े हैं जो गुजर गए हैं, जो जिनके बारे में आज जो है ना बातें ही कर सकते हैं। जितना लेजेंड जो घोड़े हैं ना उन पे भी हम शाह साहब को तकलीफ देंगे कि इनसे पूछेगा वो लेजेंड घोड़े कौन कौन से हैं, उस पे भी हम नेक्स्ट एपिसोड जो है इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि घोड़ों की क्या खुसूसियात होती थी और किस किस घर से वो घोड़े जो हैं वो ताल्लुक रखते थे। तो शाह साहब, मलिक फारूक बंदयाल साहब, इनके बारे में बहुत सी बातें सुनी लोगों से, आपका ताल्लुक भी रहा, आप साथ भागते भी रहे, काफ़ी देर हो गई आपको, क्या कहना चाहेंगे? मलिक फारूक अहमद बंदयाल सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई, और
उस्ताद भी कहें, क्योंकि जिस टाइम आप अपने बड़े भाई के साथ रहते हैं तो आप कुछ चीज़ें सीखते हैं। नो डाउट मेरी नेज़ाबाजी में जो कुछ आज मैं हूँ, क्योंकि वो संगत का हिस्सा मैं रहा और मैं उनके साथ उठा बैठा, तो बंदयाल सबान का बड़ा एक क्रेडिट है इस चीज़ का, कि जिनकी वजह से आगे ताल्लुकात बने ना, बच्चों के साथ बने या बच्चों के पास गए या आगे जहाँ भी गए, बंदयालों से ही आगे ताल्लुक। मलक फारूक बंदयाल जी मैं कहूँगा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जीते, सिंगल सेक्शन। मैंने जो कॉन्सेप्ट भाई फारूक का नेज़ाबाजी करने का, घोड़े जोड़ने का, जो सवारों का जोड़ने का, वो प्रॉपर गेम के साथ सिंसियरिटी। ये नहीं कि मैं और मेरे घोड़े और मेरा डेरा और मेरी गड्डी, वो नहीं। प्रॉपर जिस बंदे ने कॉन्सेप्ट को समझा, इंप्लीमेंट करके अपनी जीते से प्रूव किया कि ये चीजें करने से जीते बनती हैं। घोड़ों की सिलेक्शन टीम के अंदर, सवारों का पीस ऑफ माइंड होना, घोड़ों का पीस ऑफ माइंड होना, और जिस तरीके से वो जाते हैं, मैंने कई चीजें उनके मेले पे जाने से पहले देखी, प्रैक्टिस करना, सवारों को बुलाना, और सारी पूरी तरतीब के साथ उन्होंने जाना, उनके सही से लेके उनके सवार, उनकी अपने कैमरामैन तक जो है हर चीज। और फिर सबसे जो मैंने चीज देखी वो रिकॉर्डिंग जो करते थे। आज भी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर रिकॉर्डिंग वीडियोस किसी के पास हैं तो वो हाजी मलक फारूक अहमद बंदयाल साहब के पास वो खजाना है, रिकॉर्ड मैंने देखा हुआ है। और कुछ मुझे उन्होंने तोहफे के तौर पे भी दिया है जो मेरे पास है, तबर्रुक है क्योंकि लीजेंड्स के बारे में वो दौर है जो आजकल के लोगों ने नहीं देखा हुआ, और वो दौर का एक हमारे पास ऐसा एसेट है जो हम लाइव देख सकते हैं। मतलब आप बैठ के देख सकते हैं कि वो जो आप घोड़ा, कई सारे जो घोड़ों के हम नाम ले रहे हैं, कई सारे सवारों के नाम ले रहे हैं, वो उस वीडियो में हैं। शाह सुल्तान साहब की उसके अंदर वीडियोज हैं, मलक उमर हयात भच्चर साहब की हैं, मलक खुदायार भच्चर की हैं, बासित गिल की हैं, कई सारे और शौकीन हैं जिनके नाम हैं, जिनके अब घोड़े बड़े बड़े अच्छे हैं, उनके अंदर वो चीजें वो अच्छी उनकी कलेक्शन है। जैसा बासित गिल साहब का जिक्र हुआ है, उनके बारे में भी बताइएगा। बासित गिल साहब के साथ मुझे इज्जत हासिल है कि मैं उनके साथ दौड़ा भी हूँ, मेरे उस्ताद भी हैं बासित गिल साहब, और बासित गिल साहब से काफी कुछ सीखा है। और बासित गिल साहब की जो कॉन्सेप्ट ऑफ राइडिंग है वो टोटली चेंज्ड है, रादर देन हमारा जो आप कह लें ना देसी कल्चर जो सवारगी है। मतलब अगर आप इसको इस तरह कह लें कि जो भच्चर सबान की जो सवारी, देसी सवारी जिसको हम कहते हैं, उससे वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। और उनकी जो ट्रेनिंग है गिल साहब की, वो घोड़े की स्पीड पे ज्यादा फोकस्ड, रादर देन उसकी वो चाल या उसका वो अंदाज जो है उस पे नहीं, लेकिन जो उसका दौड़ है स्टार्टिंग टू एंड तक, उसके ऊपर जो उनकी थ्योरी है या जो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, जो अंदाज है। यानी कि हम लोग घोड़ों को देखते हैं, मैं घोड़े जो है ना वो मोटे हुए हैं और आप हाथ लगाए तो नरम नरम नरम, तो गिल साहब के जो घोड़े हमने देखे हैं, जो हमारे सामने गुजरे हैं, वो हमने तो जब भी उनको हाथ लगाया जैसे लगते थे पत्थर की तरह, सख्त जिस्म घोड़े। ड्रिल दे कर जो भी उनकी स्कूल ऑफ मेथड है, जो भी उनका है टीचिंग ऑफ मेथड है, उसकी वजह से उनका सही जिसको कहते हैं ना बॉडी बिल्डर रेसलर टाइप उनके घोड़े, मस्कुलर घोड़े। मतलब एक एथलीट होता है ना, वो एक एथलीट तभी एथलीट होता है जब उसके मसल सारे एक्टिव हो रहे हो, मसल शो हो रहे हैं, बॉडी बिल्डर हुआ। तो गिल साहब का कॉन्सेप्ट अंदर घोड़ा भी एक बॉडी बिल्डर। मैंने कॉन्सेप्ट को नहीं कहें आप उसको ये कह लेंगे उनकी ट्रेनिंग के अंदर घोड़ा जो है अपना फुल मस्कुलर बन जाता है, और हर मसल जो है वर्कआउट्स और जो उनका ड्रिल जो भी उनकी जो स्कूलिंग, वो जो भी उनका कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर एक एक मसल जो है घोड़े का जो है ना एक्टिवेट करते हैं। वो एक एक मसल जब तक एंगेज नहीं होएगा, या एक एक मसल जब तक घोड़े का एक्टिवेट नहीं होएगा, वो तब तक ना साइज उस मसल का बढ़ सकता है और ना वो मसल की शेप बन सकती। साइज बनेगा तो शेप होएगी ना जी। तो वो उनकी थ्योरी, और मैंने जो उनसे सीखा बहुत अच्छा, मतलब रनिंग के ऊपर उनका कॉन्सेप्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड आई कैन से। जी खान कमर ज़मान खान साहब, खान कमर ज़मान खान साहब जो हैं वो लिविंग लेजेंड, स्टिल इन ग्राउंड। अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे और लंबी उम्र दे।
मेरा एक दफ़ा इत्तेफाक है खान साहब के साथ इंटरनेशनल टेंट पैकिंग में ओमान दौड़ने का। मैं, आमिर मुनव्वर, मुस्तफ़ा इमाम और खान साहब दौड़ते रहे। जी। अच्छे सवार और बड़े सुलझे हुए और बड़े प्यार मोहब्बत वाले और रौनकी बंदे। और बाकी मैं उनके बारे में मैं शायद जो भी अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कम होएगा, क्योंकि कई सारे भाई मेरे से ज़्यादा उनको जानते भी हैं और लाइव आप आजकल के दौर में सब उनको देखते हैं। लिविंग लेजेंड, स्टिल इन द ग्राउंड और एडमायरर और नवे न्यू कमर्स के लिए एक लेजेंड का ग्राउंड में होना बड़ा मायने रखता है। जो सामने देख रहे हैं, जो सामने देख रहे हैं। बेशक। अगर शाह साहब लेजेंड्स की बात करें तो दो बहुत बड़े नाम हैं, मैं बारी बारी उन पे आ रहा हूँ। सबसे पहला नाम है जी सैयद अबरार हुसैन शाह साहब का। उनके बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं, बहुत से किस्से सुने हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सैयद अबरार हुसैन शाह साहब संदीलिया अली से बड़ा एक नाम है। मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ उनको दौड़ते हुए देखने का। इसी तरह वो मैंने जैसे कहा ना कि सुना या देखा, उनके सेक्शनी कईयों के साथ ताल्लुक रहा जो उनके साथ दौड़ते थे, और जो उनके बारे में जो चीज़ें हमने हम आप मतलब जो हमारी फील्ड में पहला कैरावाइन आया था वो पीर इबरार हुसैन शाह साहब लेके आए थे। जो हमने सुना है कि पहला कैरावाइन वो पीर साहब का था, ग्राउंड में आता था, जो ग्राउंड में आता था। पीर साहब ने वो इंट्रोड्यूस किया ग्राउंड के अंदर। फिर पीर साहब के घोड़े, फिर पीर साहब के बारे में जो मशहूर था कि एक दिन जो काठी जिस रंग की डालते थे वो दूसरे दिन दूसरे कलर की होती थी, तो तीसरे दिन तीसरे कलर की होती थी। और बड़े बड़े मशहूर घोड़े, टॉरस एक उनका बड़ा मशहूर घोड़ा गुजरा। उनका बेटे हैं, हमारे भाई हैं बड़े प्यारे, पीर कुतुब अली शाह अल मारूफ अली बाबा साहब, और उनके पोते भी दौड़े हैं। और पुराना शौकीन घराना है और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई है। और मेरे ख्याल में कोई भी चीज अगर आप कोई चीज एक न्यू इंट्रोड्यूस करते हैं तो यू हैव द प्लेस इन द फील्ड। और आजकल तो हर बंदे के पास कैरवाइन है, उस जमाने में नहीं होता था, नहीं होता, यूनिक। और फिर सबसे ये जितने भी पुराने शौकीन गुजरे में हैं, इनके अंदर जो सबसे बड़ी खासियत थी, इनके डेरे लगते थे। इनके दस्तरखान ग्राउंड में भी उसी तरह चलते थे। अच्छा। इनके बंदे, इनके सवार, इनके मेहमान जो है इसी तरह चलते थे। और अब वो ट्रेंड नहीं है, डेरे नहीं लगते हैं, लेकिन उस जमाने में डेरे लगते थे ग्राउंड के अंदर। पता लगता था कि ये पीर इबरार हुसैन शाह साहब का डेरा इधर लगा हुआ है, और वो पूरा सिस्टम और पूरा खाना पकाना हर चीज जो है वो होती थी। शाह साहब एक बहुत बड़ा नाम साईं असगर सुल्तान साहब। साईं असगर सुल्तान साहब के बारे में सर मैं, क्योंकि मेरी जब मैं फील्ड में आया तो वो नेजाबाजी छोड़ चुके हुए थे। अच्छा। और लेकिन जो उनका शौक था, जो उनका पैशन था, हर मेले पे उन्होंने जाना और अपने क्लब की जो प्रेजेंटेशन थी वो उन्होंने एक मुख्तलिफ किस्म की प्रेजेंटेशन, और फिर एक एक बंदे के बारे में पता होना, और जो उनकी कलेक्शन ऑफ द हॉर्सेस आप कह लें, जो आज तक भी उनके बेटे हैं सुल्तान मोहम्मद अली साईं, सुल्तान अहमद अली, सुल्तान बहादुर अजीज साहब, वो उस चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं। और उस चीज़ को जो उन्होंने, उनके वालिद ने जो वो एसेट्स इकट्ठे किए थे, आज भी उस घर में शियन नस्ल के घोड़े हैं, मोरना नस्ल के घोड़े हैं। तो वो साईं असगर सुल्तान साहब का वो कहते हैं ना बीज लगाया हुआ है, और सिलेक्शन है, उनका शौक था। देखें ना, एक बंदे का एक हस्ती का शौक है तो वो चीजें इकट्ठी करते हैं ना जी। शौक ना हो, शौक का जुनून होता है कि जब आप मुख्तलिफ, आपके पास ब्रीड लाइन्स आपके पास एक ही जगह में खड़ी हो, और अच्छे घोड़े के शौकीन और अच्छा घोड़ा वो हमेशा लेके आए। और उस आज भी सुल्तानिया अवान क्लब का एक अपना मुकाम है हमारे ग्राउंड के अंदर, और इस टाइम पाकिस्तान के बड़े क्लबों में उनका नाम है। बल्कि मैंने देखा कि बाहर के ममालिक में भी अगर वो आते हैं वो उनका अंदाज मुनफरिद होता है। एक उसका पैटर्न है, उनका मुख्तलिफ पैटर्न है। और मेरे ख्याल में वो अपने वालिद की लेगेसी को लेके आज भी उनके बेटे जो चल रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। क्या सब मेले और मंडियां उस दौर में लगा करती थी? क्या रूटीन होती थी दिन की, रात की? क्या मामलात होते थे? क्या रौनकें होती थी उस दौर में? मेला मंडियां जो है वो मेला मंडी एक दिन या 2 दिन का मेला नहीं होता था। अच्छा। वो एक वीक, 5 दिन, 6 दिन कैरी करता था। और उस मेला मंडी के जो शहर के अंदर जो आवाम का, मेहमानों का आना जाना, एक खाली नेज़ाबाजी नहीं, और काफ़ी इवेंट्स होते थे उस मेला मंडी में। और फिर उसका एक हिस्सा नेज़ाबाजी होता था, और फिर
लोगों ने जाने, जैसे मैंने अर्ज किया कि डेरे लगते थे लोगों के, तो वो डेरे लगने और फिर वो 5-5 6-6 दिन जो है वो यानी कि आप देख लें, घर में से आप उठते हैं, आप बाहर जाते हैं लोगों से, अभी भी आप 1 दिन या 2 दिन आप दोस्तों भाइयों से मिलते हैं, रौनकें लगती हैं, गप्पे लगती हैं। तो उस जमाने में जरा ये ज्यादा था, बैठना, महफिल लगनी, शाम को गप लगनी, एक डेरे वाले ने दूसरे को हाँ जाना, मिलना मिलाना, बैठ के गप्पे शप्पे, रौनकें, वो हंसी मजाक ज्यादा होता था उस जमाने में। अब जरा ये कि कैरवाइन्स वगैरह ऊपर आ गए, हॉर्स बॉक्सेस वगैरह, उस जमाने में जमीन पे लोग रहते थे और भाइयों से मिलते ज्यादा थे। अब जो है वो सिस्टम चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई है, अपग्रेडेशन हो गई। सवारों की अगर बात करें, क्या डिसिप्लिन होता था यूनिफॉर्म का, घोड़े का? हमेशा से एक बात तो जो क्लियर, जो मैं आपको इस चीज के जाहिर करूं कि नुकरों में हमेशा ही जो बन रहा है नुकरे रंग के ऊपर, ठीक है, नुकरा रंग जो है वो हमेशा डिमांड में ही रहा है। अच्छा, तो उस जमाने में भी जो शाहीन क्लब में जो तरतीब बाबा शाह सुल्तान और जो हमने सुना या अपने बड़े भाइयों से या अपने बड़ों से सुना कि वो नुकरे पहले लाइन में होते थे, उसके बाद सावे और फिर रंगदार पीछे, फिर जो उसके मुताबिक रंगदार, उस दौर में भी नुकरों को तरजीह दी जाती थी। नुकरा हमेशा, और अच्छी टीम में जितने भी भचर सबान थे ज्यादातर मेजोरिटी नुकरे थे। पीर इब्रार हुसैन शाह साहब के जो घोड़े थे उनमें भी मेजोरिटी ज्यादातर नुकरे थे। बासित गिल साहब का एक बड़ा मशहूर वठुआ वाला घोड़ा था, वो भी नुकरे रंग का था। और कई सारे घोड़े, नुकरों पे बड़ा जोबन हमें आज भी है और उस जमाने में भी नुकरों पे जोबन था। और मेला मंडियों के अंदर आजकल नेजाबाजी सख्त हो गई है, पहले इतनी सख्त नेजाबाजी नहीं थी। पहले नेजाबाजी में किले का साइज भी बड़ा था, सवार को मौका मिलता था और दूसरी 16 पे फैसला हो जाता था। अच्छा, उस जमाने की जो मेला मंडियां, फिर मेला मंडियों में एक रौनक, एक माहौल, और ये एक ऐसा चीज थी जिसके लिए लोग पूरा साल वेट करते कि ये सरगोदा मंडी लगेगी या मियां अली लगेगी, मैं एग्जांपल एक बात कर रहा हूँ, या फैसलाबाद मंडी लगी, तो लोग उसके इंतजार में होते थे कि हमने जाना है यार, वो मेला करना है। और उस जमाने में पुराने मेलों में पाकपतन वाला मेला दीवान अजमत लगवाया करते थे, दीवान साहब, उस मेले का एक मयार था। अच्छा, और दीवान साहब का जो है वो मेले के लिए लोग साल पहले तैयारी करते थे कि हमने पाकपतन जाना है। और दीवान साहब का वाहिद उस जमाने का मेला होता था जिसके ऊपर टाइम की पाबंदी होती थी। और अगर दीवान साहब ये टाइम दें कि 9 बजे सवार ने दौड़ना है, तो मैंने ये देखा कि 9 बजे सवार दौड़ा है, 9:01 नहीं हुए। और अगर जब उन्होंने स्क्रैच किया तो बेशक उनका अपना जाती क्लब का मेंबर भी ना हो, वो खड़ा हो सिरे पे, तो स्क्रैच है तो फिर स्क्रैच है। मतलब सवारों को मैंने जो है ना वो देखा, कई सारे हमारे भाई हैं, सीनियर्स हैं, कुलीग्स हैं जो पाकपतन दौड़ते रहे। पाकपतन जैसा मयार, मेरिट वो नेजाबाजी में बहुत कम जगहों पे हुआ है। जब मतलब कि मेले खत्म होते थे रात के वक्त, अच्छा भागने वाले सवार, उनका किस अंदाज से जिक्र होता था बैठ के डेरों पे, क्या मामला होते थे? अच्छा, ये चीजें जो है ना, ये कुछ चीजें आप बीती भी हैं। अच्छा, और इसी तरह जो है वो स्पेशली जो गांवों में मेले होते हैं ना, जो चक्कों में होते हैं, जैसे ढींगा आले हो गया, लक्कों के चक हो गया, ये इसी तरह तुलंबे पहला मेला लगता था। शुरू में मैं उस मेले पे गया हूँ, साईं असगर सुल्तान साहब की दावत पे मैं जाता रहा उस मेले पे। तो अच्छा सवार दौड़े ना, क्योंकि गांव में होता है तो फिर गांव छोटा होता है और फिर हर बैठक के ऊपर कोई ना कोई टीम, कोई 2 टीम है, कोई एक टीम इस तरह बैठे, तो वो गप्पे रौनकें लगती हैं। तो फिर वो उधर जो घर वाले भी होते हैं वो भी उस मेले का हिस्सा होते हैं। तो अक्सर जो है ना वो सुनते थे हम। फिर हमने ये देखा कि जी चूल्हा ते गल्ला होती पई, तो वो जो चूल्हे में रोटियां ही पका रहे होते थे, तो वो चाय भी बना रहे थे, तो वो बातें करते थे, आज फलाना घोड़ा आज चंगा दौड़ गया, आज फलाने बराल का घोड़ा चंगा दौड़ गया, आज फलाना सवार चंगा दौड़ गया। तो मुझे आज भी याद है कि वो तुलंबा मेला था, आड़ी सऊ की आसिफ सऊ ने मेला लगवाया था। ये पीर सबान की मुरीदैन में से थे, फौत हो गए। तो साईं असगर सुल्तान साहब ने हमें बुलाया था। तो वो बाबर घोड़ा था भाई फारूक का। अच्छा, तो वो मैं उधर दौड़ाता रहा। तो शाम को जो है ना जी, वो मैंने देखा कि बाकी बातें उस चक में हुई आड़ी सऊ में कि भाई सावा घोड़ा दे सवार दौड़ा आज। तो वो उस टाइम जोबन था और वक्त था। वो कहते सवार कोई भी नहीं होता, अल्लाह ताला करम करता है और पर्दा रख लेता है सवार का। तो वो उस मेले की आज भी मुझे याद है कि उस मेले पे परफॉर्मेंस वाइज, और फिर वो जो मसाले जो है ना चूल्हों पे गलना वाली, वो मैं उस क्योंकि वो जहाँ पे ठहरे थे तो वहां पे 1-2 बैठकों पे हम गए, तो उन्हें वहां पे बात हुई। और फिर शाम को कई सारे जो ग्रां के जो लोग थे
वो कई सारे पता करने आए कि यार ये सवार कौन था जो आज दौड़ा, तो जिस बैठे के मैंने मुझे आके कई सारे उधर मिले। तो वो एक एजाज की बात होती है, जिस बंदे ने दिन को परफॉर्मेंस दी हो उसके लिए एक बड़ा बड़ा एजाज होता है कि यार रात को आपको लोग ढूंढ के, आपके जो व्यूअर्स हैं या जो पब्लिक जो आपको ढूंढ रही है, जो आपको नहीं जानती, वो सिर्फ आपसे मिलने के लिए। एक दफा मुझे वो इत्तेफाक हुआ और एक दफा यूनिवर्सिटी में दौड़ा, मैं जीता तो नहीं लेकिन आखिरी 5-6 सवारों में आया। तो वो एक दिन था, वो तीन आड़ियां मैंने लगातार मारी, वो लगी मेरी। तो शाम को जिस टाइम मैं घोड़े से उतरा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे घेर लिया। अच्छा। तो मैंने जिंदगी में जो है ना पहला ऑटोग्राफ जो है ना व्यूअर्स को, अपने जो है देखने वाले पब्लिक के लिए, वो मैंने उधर यूनिवर्सिटी में दिए। वो मतलब एक वो ऐसी चीज होती है जिंदगी में, आपकी जर्नी का हिस्सा। कई भाइयों की हौसी लाइफ आप बीती हैं, काफी कहानियां होती हैं, स्टोरीज होती हैं, रियलिटी बेस्ड होती हैं, कि वो मेरे लिए आज भी याद है कि यार मैंने ना साइन करके जो है ना अपने जो है अवाम के लिए, पब्लिक के लिए साइन किया और वो उनको दिए, और वो मतलब हिस्ट्री बन गई मेरे लिए। स्टाइलिश सवारों की शाह साहब अगर बात करें, उस दौर के स्टाइलिश सवार कौन थे? स्टाइलिश सवार जितने भी, कोई भी जो पढ़ लिख के आया होता है ना, आज के दौर में और उस दौर में फर्क, बुरा मैं किसी को भी नहीं कहता, सारे अच्छे हैं और मेरे से तो बहुत अच्छे हैं। आज का दौर भी मेरे से तो बहुत अच्छे लोग हैं, पहले भी। लेकिन उस जमाने में लोग पढ़ते थे, समझते थे, उनके घरों में उस्ताद बैठे होते थे जो उनको सिखाते थे, समझाते थे, सवारों से बातें होती थी। सवारों से, सवार भी सवारगी उधर ही बताता है जो समझने वाला और पढ़ने वाले पे भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी हिम्मत है सीखने की या समझने की। उस्ताद भी हर इल्म हर बंदे को नहीं देता। कई सारे हमारे उस्ताद हैं आज कई सारी जगहों पे बैठे हुए, लेकिन वो इल्म वो नहीं देते जो जहां उनको समझ हो कि मैंने देना है और ये मेरा सुनने वाला या पूछने वाला इस लायक है, तो वो उस्ताद भी उधर इल्म देते हैं। तलब की बात है, तलब की बात है। अब जिस तरह कई सारे हमारे जो लेजेंड्स गुजरे जो हैं, जिनके नाम हम ऑलरेडी ले चुके हैं, उनके यहाँ प्रॉपर उस्ताद बैठे होते थे। कई सारे नाम बड़े बड़े जो बैठे रहे हैं, जिन्होंने, फिर बंदा जब बड़ों के साथ बैठता है या उस्ताद के साथ बैठता है, मैं आऊं या आप है, कोई भी है, और जब भी अपने सीनियर से बैठे कुछ ना कुछ हासिल करके ही उठता है। हासिल करने का ज़हन होना चाहिए। शाह साहब, घोड़ियों पर नेजाबाजी होती रही है, आपने देखी है वो नेजाबाजी? घोड़ियों पे नेजाबाजी होती रही है काफी। हमारे पास पिंडी में साईं जीरे वगैरह की एक सावी घोड़ी मशहूर थी, जो बाद में कश्मीर बिक के चली गई थी। अच्छा। वो बड़ी मशहूर घोड़ी थी। फिर कई घोड़ियां अच्छी, उस पर नेजाबाजी होती थी और कई सारी घोड़ियां होती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज होता है, मतलब 2000 के बाद घोड़ियां बिल्कुल खत्म हो गई फील्ड के अंदर। उससे पहले पहले 90s के अंदर रही हैं घोड़ियां, लेकिन पसंद नहीं किया जाता था। उस टाइम भी घोड़े को 90s के अंदर भी तरजीह अच्छे घोड़े को ही थी। अच्छी घोड़ी की बात आज भी आप हिस्ट्री में कहीं भी पूछे तो कोई अच्छी घोड़ी की बहुत कम जगह है जो बात होगी, लेकिन वो हमेशा अच्छे घोड़े की पहले भी तरजीह थी। तो आज तो फिर उस 2000 के बाद तो बहुत ज्यादा ही रही, सिर्फ स्टैलियंस और हॉर्सेस मेल रह गए। घोड़ियों का कुछ सेक्शन था कभी, पूरा इस तरह तो मुझे इत्तेफाक नहीं है, लेकिन घोड़ियां मैं ये हमारे अलवान अटक क्लब में भी दौड़ती हुई मैंने घोड़ियां देखी हैं और कई क्लबों में दौड़ती, लेकिन इतना नहीं। अभी भी दौड़ा लेते होंगे, मुझे इतना कोई ऐसा कोई मशहूर नहीं कि ये चारों घोड़ियां जो है ये टीम जो है वो उस तरह मशहूर कोई भी नहीं इस तरह मेरे नजर से गुजरी। अगर इस दौर की नेजाबाजी का और उस दौर की नेजाबाजी का कंपैरिजन करें, क्या फर्क, वाज़ेह फर्क क्या नजर आता है? अच्छा, उस जमाने में जो थी ना दाद जो थी वो अच्छे घोड़े और अच्छे सवार को ज्यादा मिलती थी। अच्छा। इस दौर में विनिंग को दाद ज्यादा मिलती है। इस दौर में का बात ये होती है कि इस दौर में फोन करते हैं, बताओ जी कौन जीता है, फर्स्ट कौन आया, सेकंड का शायद पूछे फर्स्ट कौन आया, तो फर्स्ट टीम कौन आई, तो फर्स्ट सिंगल कौन आया। उस दौर के अंदर अच्छा घोड़ा और अच्छे सवार। आज भी जो शौकीन है वो फोन करेगा, या अगर वो खुद मेले पे नहीं है वो अच्छे घोड़े और अच्छे सवार का ही पूछेगा, और अगर वो मेले पे है तो वो अच्छे घोड़े और अच्छे सवार की ताक में बैठा रहेगा। जब वो आएगा वो शौकीन उस अच्छे घोड़े को ही तरजीह देगा और अच्छे सवार को ही तरजीह देगा। उस जमाने में सवारगी का मेयार बहुत था, अब सवारगी नहीं है। अब नेजाबाजी, किला और नेजा रह गया, निशानेबाजी आप इसको कह लें, वो रह गया। ताजीदारी, शौकीन, पढ़ना लिखना, समझ, सवारगी अब नहीं रही। अब है तो चंद घरों में रहेगी, लेकिन 100 में चंद में और 100 में बड़ा फर्क होता है। अभी भी हैं चंद घर जो इसको पढ़ने में या इस पे मेहनत करते हैं,
जैसे हमारा हुसैन अब्बास सैयद है, पीर अली बाबा हैं, पीर अली रज़ा बुखारी हैं, हारून बंदयाल है, मलिक नजीबुल्लाह भच्चर है, खान कमर जमान खान है, कई सारे और नाम हैं, शायद किसी का नाम मेरे से रह गया तो माजरत है उसकी, लेकिन बड़े अभी भी घर हैं जो करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो सवारगी और पढ़ना लिखना जो है वो उस पर अब तवज्जो बहुत कम है। और जिस किसी ने पढ़ा होगा वो आपको पेड़ के अंदर वाजे नजर आएगा कि ये बंदा जो है ना सवारगी सीख के आया हुआ, उसका फर्क आपको पता लग जाएगा। जो उस दौर के पुराने अनाउंसर थे वो कौन कौन से थे? उस दौर में जो था, मेरे दौर में तो हैदरी था ही था, जब से मैं आया हूँ तब से हैदरी है, लेकिन हैदरी उस टाइम यंग था। अच्छा। और मेरे पास आज भी वीडियोस पड़ी हैं बिल्कुल हैदरी की, अब वो शक्ल ही नहीं है गुलाम हुसैन हैदरी की जो उस टाइम वो बिल्कुल यंग मैन, और अब उम्र का एक तकाजा। उससे पहले सुल्ताना होया करता था तो वो, लेकिन हैदरी उस टाइम भी हैदरी को तरजीह दी जाती थी, और आज भी गुलाम हुसैन हैदरी अपना आप ही है। आप ही है, बेशक। शाह साहब, सांग के बारे में सुना है कि उस दौर में सांग का साइज इस सांग से ज्यादा होता था और वजन भी ज्यादा होता था। डिपेंड ऑन द रीजन्स थे। मतलब अटक साइड पे और सांगे मैंने देखी हैं, वो नेजे सुए टाइप सी आगे सांगे थी, लंबी सांगे थी, 7 फुट या 8 फुट मैंने देखी। मियाँ अली साइड पे, सरगोदा साइड पे और सांगे थी। एक भलवाल में सरगोदे के पास बनती थी, 11 नंबर पुली के पास सांगे बन, उनका ट्रेंड और साइज अलग होता था। जो शरीफ लोहार वगैरह बनाते थे, इनकी और साइड थी। एक मियाणे गोंदल में बनती है, उनकी सांगे और स्टाइल और पैटर्न उनका अलग था। तो डिफरेंट रीजन्स की डिफरेंट साइज। और उस जमाने में और आज के जमाने में हमारी देसी नेजाबाजी में कोई इसकी स्पेशल कोई उसका साइज के ऊपर आज तक किसी ने बुक राइट डाउन नहीं किया, रूल और रेगुलेशन नहीं बना हुआ कि इस सांग का ये साइज होएगा तो उस जमाने में ये था और अब था। हाँ, सुओं के अंदर और उसकी फिनिशिंग के अंदर और उनकी बांस के अंदर और उसकी वो जो पित्तल चढ़ाते हैं उसके ऊपर डिजाइनिंग में और उसके बेहतरी निखार आया है। पहले इतनी ज्यादा मयारी नहीं होती थी, अब क्योंकि जदीद दौर आ गया, मशीनरी का इस्तेमाल आ गया और वो एक हुनर आ गया उनके पास ज्यादा मजीद। तो एक चीज स्टार्ट में हो और एक चीज एंड में हो तो उसमें फर्क तो आ जाता, अपग्रेडेशन तो होती रहती है। बेशक जी। तो नाज़रीन, हमने आज लेजेंड्स पे बात की, उस दौर के जिनको हमने तो नहीं देखा लेकिन सुना बहुत था और दिल चाहता था कि उनके बारे में गुफ्तगू हो, और शाह साहब ने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत वाक़यात आप लोगों के गोश गुजार किए। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा जो है वो घोड़ा और सवार उससे रिलेटेड होगा और बहुत कीमती बातें इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चूँकि प्रोग्राम्स, बातें, हिस्ट्री, तारीख बहुत लंबी है तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको मुख्तलिफ एपिसोड में आप लोगों के सामने रखें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।